हाँ जी, कोलिजन। स्पेलिंग क्या होती है कोलिजन की? कोलिजन। ठीक है जी, नोटबुक तो उठा ली। ठीक है, कोलिजन आपका बेसिकली दो चीजें टकरा रही हैं, तो वहां पर टकराने के बाद आपकी वेलोसिटी कितनी होगी वो सब देखना है हमें। कोलिजन तीन तरह का होता है, दो क्लासिफिकेशन है, एक क्लासिफिकेशन के तरीके से तीन तरीके का है वो। पहला क्या? परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा तो क्या लिखवाया इसको? ठीक है जी, मैं ये इलास्टिक है आपका, तो मैंने इसको परफेक्टली इलास्टिक लिख दिया। आप अगर एतराज कर रहे हैं तो इसको हटा लें, है ना, दोनों सेम चीज ही है। परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक। ठीक है, इसमें क्या क्या स्पेशलिटी है वो देखेंगे हम तीनों में अलग अलग करके। आप इस सारे कोलिजन को ऐसे कंसिडर करें कि एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लेट से एक m1 m2 टकराए हैं। टकराने से पहले मान लो कि ये वेलोसिटी u1 थी, ये u2 थी, टकराने से पहले की फिगर है। और टकराने के बाद लेट से ये इसकी वेलोसिटी हो गई v1 और इसकी v2। अगर इनको टकराना है तो डेफिनेटली u1 को ज्यादा होना पड़ेगा u2 से, है ना, तब टकराएगा। और टकराने के बाद वो v2 ज्यादा रहेगा v1 से, है ना, ऐसा रहेगा। इस केस में आपका ना फ्रिक्शन है और कोई भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपका मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो तीनों केस में ही मोमेंटम कंजर्व रहेगा, टोटल मोमेंटम इज कंजर्व। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व होती है, कोई एनर्जी लॉस नहीं हुई, आपकी काइनेटिक एनर्जी वैसी की वैसी रही। इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। देखते हैं क्यों नहीं रहती। काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती। देखिए इसमें और उसमें क्या अंतर है। जब आप एक फॉर एग्जांपल बॉल को आपने दीवार पे मारा, तो बहुत अगर उसको स्लो मोशन में उसकी वीडियो बनाएंगे तो बॉल दीवार पे जाएगी, पिचकेगी और फिर ऐसे फैल के वापस आएगी। तो कुल मिला के उसके पार्टिकल्स के बीच की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है टकराने के दौरान, और फिर से वो बॉल खुल रही है ना। अब देखो हो क्या रहा है, आप ऐसा मानो कि जो पार्टिकल्स है माइक्रोस्कोपिकली उसको आप स्प्रिंग सिस्टम की तरह मानो कि वो जब वो बॉल गई तो चिपक गई है इस तरीके से। तो उस दौरान क्या हुआ, आपकी पहले काइनेटिक एनर्जी थी, सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी इसमें कन्वर्ट हुई पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी फिर वापस से काइनेटिक में आई, सारे स्प्रिंग खुले और वापस से काइनेटिक बदल आ गई है। तो फर्स्ट केस में हो क्या रहा है, आपकी बॉडी जब टकरा रही है तो टकराने से पहले जिस शेप में थी वापस उसी शेप को गेन कर लेती है। तो कोई भी काइनेटिक एनर्जी का पार्ट पोटेंशियल एनर्जी में परमानेंटली कन्वर्ट नहीं होता, सिर्फ मोमेंटरली जब वो कोलिजन के दौरान है तब वो कन्वर्ट हुआ और बाद में पूरी वो खुल गई है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है इस केस में, इलास्टिक में, इलास्टिक में बॉडी गई है, टकराई है, कुछ काइनेटिक एनर्जी परमानेंटली पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, डिफॉर्मेशन आ गया आपकी बॉडी में। तो जब वो वापस आएगी टकरा के तो उतनी स्पीड से नहीं आ पाएगी। जैसे अगर आप बॉल को टप्पा ऐसे गिराएं तो क्या वो वापस उसी हाइट पे आती है? नहीं आती। उसका अलग कारण भी है, क्योंकि कुछ एनर्जी आपकी हीट में और साउंड में कन्वर्ट होती है। बट हाँ, ये भी एक बेसिक कारण होता है कि कुछ पार्ट आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में शुरू हो जाता है। इसलिए इन इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती है। परफेक्ट इन इलास्टिक क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट गया और जाके जिससे कोलाइड कर रहा है उससे चिपक गया,
तो वो आपका इनइलास्टिक कोलिजन है, और उसमें तो डेफिनेटली आपकी बहुत सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी, सारी की सारी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर जिससे वो चिपका है, अगर चिपकने के बाद वो दोनों साथ में चल पड़े तो इसकी भी तो काइनेटिक एनर्जी कुछ तो है। तो कहने का मतलब एक मेजर पार्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए वो नहीं होती, कंजर्व नहीं होती। यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन। क्या टर्म है? ई से डिनोट करते हैं उसको, और इट इज वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे देखें, इस केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब है कि अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रही थी और ये 15 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ बढ़ रही है बॉल, तो ये वाली बॉल इसकी तरफ अप्रोच कितनी स्पीड से कर रही है? 10 से, है ना? ये 5 है, ये 15 है, तो वो 10 मीटर पर सेकंड से उसकी तरफ अप्रोच कर रही है ना? और टकराने के बाद लेट से ये हो जाती है मान लो 10 मीटर पर सेकंड, और ये आपकी 2 मीटर पर सेकंड। अब वो उससे दूर होगी, किस स्पीड से दूर होगी? 8 मीटर पर सेकंड से, तो आपकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। तो ई कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्ट्यूशन इज रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। इलास्टिक कोलिजन में E इज 1, आपका जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है वही सेपरेशन का भी है। जैसे अगर बॉल को टप्पा खा के उसी हाइट तक आना है, तो क्या होगा? जिस स्पीड से वो टकराई है उसी स्पीड से अगर वापस उठ जाए तो वो उस हाइट तक आ जाएगी, है ना? तो आपकी अप्रोच की वेलोसिटी भी सेम थी और सेपरेशन की भी सेम थी। इस केस में आपका इलास्टिक कोलिजन में ही वापस वहां तक वो आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। तो प्रैक्टिकली सारे आपके इलास्टिक कोलिजन होते हैं। यहां पर E इज लेस देन 1, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज लेस एज कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, और यहां पर E इज 0, क्योंकि बाद में सेपरेट हो ही नहीं रहे, चिपक गए हैं। तो ये 3 बेसिक क्लासिफिकेशन है, इसके आधार पे आपके बहुत सारे सवाल हो जाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा क्या टाइप रहता है कोलिजन का? हाँ, एक तरीके से और क्लासिफाई करते हैं इसको, हेड ऑन कोलिजन, दो ऑब्जेक्ट जब आपके टकरा रहे हैं तो उनके उनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ही आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो तो उसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। और यदि ऐसा हो कि एक ऑब्जेक्ट मान लो ऐसे है और दूसरा ऑब्जेक्ट यहां पे है, इनके सेंटर्स को मिलाने वाली लाइन ये है और ये इसकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इस साइड है, तो ऐसे केस में वो उसको हेड ऑन कोलाइड नहीं करेगा, टकराए तो का, और टकराने के बाद फिर वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे। क्या ऐसे कोलिजन में टकराने के बाद ये वाला ऑब्जेक्ट इस साइड जा सकता है क्या? नहीं जाएगा, इसी स्ट्रेट लाइन में इनका मोशन रहेगा, जो हमने लास्ट केस में भी देखा। यहां पे क्या होता है, लेट्स से मैं इसको मान लूं इनिशियल वेलोसिटी u, ये कोलिजन से पहले का वो है सिनेरियो है। कोलिजन के बाद, टकराने के बाद ये वाला पार्टिकल लेट से जाता है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v1, और ये वाला टकराने के बाद गया इस साइड विद वेलोसिटी v2। स्टार्टिंग में अगर आपका, इसको मान लो आप रेस्ट पे था, स्टार्टिंग में मोमेंटम वॉज इन ओनली x डायरेक्शन, अगर स्टार्टिंग में आपका x डायरेक्शन में मोमेंटम था तो फाइनली भी सिर्फ x में होना चाहिए। तो उस केस में क्या करते हैं, अगर ये आपको एंगल नोन है कि ये आपका थीटा 1 पे गया है
और ये θ2 पे गया है, तो आप क्या कहेंगे, और लेट्स से ये आपका मास m1 है, ये m2 है। हेड ऑन कोलिजन में मोमेंटम कंजर्वेशन की दो इक्वेशन बनती हैं, एक x एक्सिस में और एक y एक्सिस में। x एक्सिस में उतना ही मोमेंटम रहेगा और y में भी उतना ही रहेगा, y में मोमेंटम था ही नहीं तो जीरो रहेगा। तो आप लिख सकते हैं इस केस में मोमेंटम कंजर्वेशन इन x डायरेक्शन कैन बी रिटन एज m1u, और यहां पर m1v1 cos θ1 प्लस m2v2 cos θ2। आपने इन दोनों के मोमेंटम के ये वाले कंपोनेंट्स ब्रेक किए और उसको वहां x जो स्टार्टिंग में x था उसके बराबर कर दिया। y के अलोंग मोमेंटम आपका स्टार्टिंग में 0 था, फाइनली इसके कारण ऐसे रहेगा, उसको आप बोलेंगे प्लस m1v1 sin θ1, और दूसरे वाला नेगेटिव में रहेगा तो माइनस m2v2 sin θ2। तो यहाँ दो डायरेक्शन में आप मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। और इसके अलावा एक दो स्पेशल केस ध्यान रख सकते हैं। अगर दो ऑब्जेक्ट्स की का मास बराबर है और वो कोलाइड करते हैं, लेट्स से ये u1 था टकराने से पहले, ये u2 था, तो टकराने के बाद इनकी वेलोसिटीज एक्सचेंज होती हैं। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से चल था और ये आपका 1 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो टकराने के बाद वो 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। स्पेशल केस आप याद कर सकते हैं। एक और स्पेशल केस है आपका, अगर दो सेम आइडेंटिकल मास के ऑब्जेक्ट्स इलास्टिकली कोलाइड करते हैं, उस केस में टकराने के बाद जो इनके डायरेक्शंस बनेंगी वो दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। बताया था कि बताया था दो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स कोलाइडिंग ओब्लिकली एंड इलास्टिकली, उस केस में वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कोलिजन विल हैव 90 डिग्री एंगल बिटवीन देम। ठीक है, इतना ही करते हैं, सवाल कल करते हैं।